प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। कल अली जैदी साहब ने एक ट्वीट की थी, उन्होंने कहा कि मैं कल सुबह एक धमाका खेज वीडियो जारी करूँगा जिससे पीपल्स पार्टी बेनकाब हो जाएगी। फिर वो जो धमाका खेज या उनकी तरफ से कही गई या मुबैना तौर पर धमाका खेज वीडियो जो थी वो जारी हो गई। अब सवाल ये है कि क्या ये वाकई एक ऐसी वीडियो है जिससे पीपल्स पार्टी और उज़ैर बलोच का जो ताल्लुक़ है वो इस्टेब्लिश हो जाता है। ये एक वीडियो जिसमें हबीब जान बलोच का एक एतराफ़ी बयान है और उन तमाम वाक़या जिसके वो उनके बकौल चश्मदीद गवाह हैं, उन बयानात की रोशनी में क्या पीपल्स पार्टी पर एक चार्जशीट लगती है, ये तो हम आज के प्रोग्राम में जानेंगे। दूसरा, चौधरी शुजात साहब के बयान को देखने की कोशिश करेंगे कि चौधरी साहब ने वो क्रेडिट जो पीटीआई लेती रही कि हमने पुरअमन तौर पर इस धरने को जो मौलाना फजल रहमान साहब का था उसको मुनक्किद होने दिया, कितना इसमें क्रेडिट पीटीआई का था जो उसने लिया। क्योंकि चौधरी शुजात साहब कह रहे हैं कि पीटीआई या उसके कुछ हल्के तो धावा बोलने का मंसूबा बनाए हुए थे, लेकिन हमने उन्हें रोका और इमरान खान साहब को उस फैसले पर उसको मौखर करने पर उकसाया या तैयार किया। इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। कराची के मसाइल चल रहे हैं और कराची में सबसे बड़ा मसला जो आजकल चल रहा है वो बिजली की फ्राहमी का मसला है। उस पर हुकूमत ने उन्हें यकीन दिलाया कि कल से गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं होगी। क्या हो पाएगा, कराची वाले इसको किस तरह से देख रहे हैं। कुछ और चीज़ें हैं। आसिफ जरदारी साहब वो काफ़ी अरसे से सियासत से एक तरह से अलग दिख रहे थे, वो वापस मैदान में आए हैं। मौलाना फजल रहमान साहब से उन्होंने मुलाकात भी की। फिर मौलाना फजल रहमान अपोजिशन के कुछ लोगों से रब्ते कर रहे हैं, तो इन रब्तों का सियासी मतलब क्या है और इसकी पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस क्या है, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ रुबीना रानी साहबा मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया रुबीना साहबा। औरिया मकबूल जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तजज़ियाकार हैं। इरशाद अहमद आरिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तजज़ियाकार हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर वलीद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वलीद इकबाल साहब बहुत शुक्रिया, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले मैं वो धमाका खेज वीडियो जो अली जैदी साहब के बकौल एक धमाका खेज वीडियो है, उसमें बहरहाल कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे इंकशाफात हैं जो पहली दफ़ा उज़ैर जान बलोच के करीबी दोस्त की तरफ से सामने आ रहे हैं। बहुत सारे नाम लिए उन्होंने, रहमान मलिक, कादिर पटेल, मुजफ्फर टप्पी, फिर जरदारी साहब का, शर्मिला फारूकी साहबा का, कायम अली शाह साहब का, बहुत सारे लोगों का वो जिक्र कर रहे हैं। और 5 करोड़ रुपए जो हेडलाइन इसमें से वीडियो में से निकलती है वो ये, रुबीना साहबा सबसे पहले इसको रिस्पॉन्ड कीजिएगा। 5 करोड़ रुपए अब उज़ैर बलोच के करीबी आदमी जो कि ज़ाहिर अली जैदी के ख़रीदे हुए नहीं हैं या अली जैदी के करीबी दोस्त नहीं हैं, वो ये स्टेटमेंट दे रहे हैं। क्या ये जो धमाका खेज वीडियो सामने आई, इसे इस्टेब्लिश होता है या नहीं होता कि पीपल्स पार्टी का वाकई उज़ैर बलोच से ताल्लुक़ रहा है? देखिए, हम हमेशा एज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में वर्कर जो है, मैं हमेशा ये एक बात करती हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में ख़ास तौर पर अगर हम उज़ैर बलोच साहब की बात करते हैं जी, जिनका ताल्लुक़ लियारी से, और फिर जो है वो वहाँ पर अगर आप देखें कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रूट्स हैं और जिस तरह से 99% लोग जो है वहाँ के रिहायशी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में हैं। अब वहाँ पर जिस तरह से कुछ बातों को एक जो है हाइप दी जा रही है, एक प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है, क्योंकि ये माजी में आप देखें कि ये सारी चीज़ें हमने भुगती हैं। आसिफ अली जरदारी साहब 11 साल जेल गए, उन्होंने एक सबूत भी नहीं था लेकिन उन्होंने फिर भी जेल काटी 11 साल। आज अगर हम बात कर रहे हैं उज़ैर बलोच साहब की, और अली जैदी साहब बड़ी बड़कियां मार रहे हैं, कभी कह रहे हैं लिफाफा दे दिया, कभी कह रहे हैं वीडियो आ गई, कभी क्या कह रहे हैं, कभी क्या। देखिए, हर चीज़ की बुनियाद अगर आप किसी को मुजरिम ठहराते हैं तो उसकी बुनियाद होती है एविडेंस पे। आप जेआईटी की बात करते हैं, आप उज़ैर बलोच साहब की बात करते हैं, एक आईओ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है, वो एक रिपोर्ट तैयार करता है, लेकिन बयानात भी एविडेंस का हिस्सा बन जाते हैं। नामों का जिक्र लिया जा रहा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप का जिक्र किया जा रहा है, तो क्या उनमें जो है वो नाम इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की रिपोर्ट में है? ये उज़ैर साहब से जो है वो कोई भी, क्योंकि हमारे यहाँ तो प्रेशराइज किसी भी चीज पे किया जाता है, जो है तीसरी कुव्वत की तरफ से वही नाम ले दिए जाते हैं। हाँ। तो यहाँ पर देखें, एविडेंस के बगैर आप किसी को मोर्दे इल्जाम नहीं ठहरा सकते। हाँ। आप किसी बाइज्जत सियासतदान को यहाँ पर सियासत करना कोई जुर्म नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को इस तरह से जो है भाई, एविडेंस से मुराद ये है कि अगर आपको 5 करोड़ वो इतना बड़ा इल्जाम लगा रहा है एक बंदा, तो उसके पास क्या सबूत है? मतलब वो तो 10 करोड़ का भी लगा दे,
मतलब आप वो तो रुबीना राइट जी, बिल्कुल सही है। अच्छा वलीद इकबाल साहब, कितना यकीन करेंगे आप इस स्टेटमेंट पर, क्योंकि प्रूव करेगा कि आपके पास ठीक है रुबीना साहब, राइट बिल्कुल सही है। वलीद इकबाल साहब वो जो 35 सवाल की तफसीली रिपोर्ट है, हवा में करना तो ये सही है। रुबीना साहब बिल्कुल सही है, मौका दीजिएगा, आगे बढ़ते हैं, बाकी लोगों को शामिल कर लेते हैं गुफ्तगू में, उनका आर्गूमेंट भी आ जाएगा। वलीद इकबाल साहब एक 35 सफ़ात की तफसीली रिपोर्ट है, उस पूरी रिपोर्ट को उसमें पूरा कहीं पर इस 5 करोड़ रुपए का जिक्र नहीं है, और बहुत सारी चीज़ों का जुजियात का भी जिक्र है। आप तो ज़ाहिर कानूनदान भी हैं, आप क्या समझते हैं ये स्टेटमेंट जो है इसकी कोई कानूनी हैसियत होगी? जेआईटी में इसका जिक्र, यानी इतनी अहम बात है कि इसका जिक्र जेआईटी में होना चाहिए था, जितनी तफसील से प्रोब किया गया है उज़ैर बलोच को, तो ये इस बयान की अहमियत कितनी है आपके ख्याल में? अच्छा जी, सबसे पहले तो जो जेआईटी रिपोर्ट है, और वो 3 जेआईटी रिपोर्ट्स हैं, खैर आपने एक पे फोकस ज़्यादा किया हुआ है। एक तो तीनों रिपोर्ट्स के हवाले से मैं अर्ज कर दूं, मैं बहुत बड़ा माजरत में अभी बल्दिया टाउन वाली जो जेआईटी रिपोर्ट है उसका भी जिक्र करना चाहूंगा, लेकिन शायद आप उस पर जिक्र ना करना चाहें ज्यादा इस पर, लेकिन चले नहीं मैं सारी रिपोर्टों का एक अमूमी सारी रिपोर्टों का एक अमूमी हवाला ज़रूर देना चाहता हूँ, क्योंकि ये और अली जैदी साहब को इसका क्रेडिट भी जाता है और इस गवर्नमेंट को भी, क्योंकि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब से भी मशवरा करके अपना उन्होंने इसको पार्लियामेंट में वो लेके आए, क्योंकि उनकी इस कार्रवाई से ये फिर सिंध गवर्नमेंट भी मजबूर हुई कि इसको अपलोड करें इन रिपोर्ट्स को, और ये एक पहला कदम है। और मैं अमूमी बात तीनों रिपोर्टों के हवाले से कह देता हूँ कि जो इनमें मुलविस हैं और जिनके नाम आए हुए हैं और जो उनके सहूलतकार हैं, उन सबको इंसाफ के कटहरे में ला के खड़ा करना जो है वो ज़रूरी है। और उन सब के जो विक्टिम्स हैं इन सारे मामलात में, वो बल्दिया के 258 या 260 के करीब जो हैं वो विक्टिम्स हैं, या 198 का एतराफ़ जो उज़ैर बलोच ने किया है, या डॉक्टर नासिर मोराई की तरफ से जो बातें आई हैं, ये सब। अब आपने मुझे जो मखसूस सवाल किया है, अब मैं ये उज़ैर बलोच वाली रिपोर्ट पे आता हूँ, जेआईटी जी। अच्छा सर, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो ये जो मखसूस सवाल है इसका जवाब दे दीजिएगा। छोटा सा मैं ब्रेक ले लूँगा, आप तो मैं ब्रेक ले लेता हूँ, वापस फिर जो मेरा जो क्वेश्चन था उसको रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा कि ये स्टेटमेंट कितनी इंपॉर्टेंट है जो उज़ैर जान बलोच के दोस्त की तरफ से आई है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा खुशामदीद जी। वलीद इकबाल साहब, बात आप अपनी मुकम्मल कर लीजिएगा सर। जी, मैं एक और अमूमी बात जो करना चाह रहा था, और खुसूसन उज़ैर बलोच वाली रिपोर्ट के हवाले से, वो ये है कि इनसे जो वाज़े होता है कि किस तरह से ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और पॉलिटिक्स जो हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं उस कराची के शहर में। और ये भी आपने बात की, आपने 35 सफ़े की रिपोर्ट की बात की। अली जैदी साहब कह रहे हैं असल में रिपोर्ट के 43 पेजेस हैं, और उनमें से उनको ठीक रिपोर्ट जो है उसको नहीं अपलोड किया सिंध गवर्नमेंट ने। और ये जो बात अभी यहाँ हुई कि आईओ क्या करता है क्या नहीं करता, बात सारी ये है कि ये जेआईटी बनी इसलिए थी, और जेआईटी ने एक पहली ऑब्जर्वेशन जो दी हुई है कि ये जो इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रही थी या आईओ कर रहा था, ये बिल्कुल नाकिस थी। और पुलिस जब पोलिटिसाइज्ड हो, ये डॉक्टर शोएब सडल ने भी ये बात एज एक्सपर्ट इस पे जो है प्रोग्राम पे इस बात का जिक्र किया कि जब पुलिस पोलिटिसाइज्ड हो और उन्होंने उसी हुकूमत को जवाबदेह होना हो, और जिस हुकूमत ने इसको प्रोसिक्यूट करना है, जिस प्रोविंशियल गवर्नमेंट ही प्रोसिक्यूट करती है ऐसे केसेस को, फिर हमको सबको पता है कि किस तरह से गवाहान के साथ क्या होता है। गवाहान खरीदा जाता है, बिठाया जाता है, डराया जाता है, कत्ल किया जाता है, ये सारी हिस्ट्री जो है ये मौजूद है। तो ये आपके सवाल का खुसूसन जवाब तो ये है कि ये रिपोर्ट अज खुद भी ये तफ्तीशी रिपोर्ट ही एक तरह की होती है, और ये किसी की अगर स्टेटमेंट है जो रिकॉर्ड होकर वीडियो पे आई है, उसकी कानूनी हैसियत तो तभी हो सकती है जब वही जो इल्ज़ाम है या वही जो ऑब्जर्वेशंस हैं, जो नताइज हैं, जो कि इन्वेस्टिगेशन जेआईटी वो अदालत में जाके जब उनको जुडिशली रिकॉर्ड किया जाता है और उसको कोरबोरेट किया जाता है, या उसको मिसाल के तौर पे अगर ये बात हुई है कि जी एक फलां घर के 10 घर इधर और 10 घर उधर जबरदस्ती उनको लोगों को वहां से बेचने पे मजबूर किया गया है, तो वो आके तस्दीक कर सकते हैं कोर्ट में इसकी। सिमिलरली अगर कोई शुगर मिलों पे कब्जे करके उनको औने पौनों पे बिकवाया गया है किसी को, इसकी भी वेरिफिकेशन हो सकती है, लेकिन ये सारा कुछ अदालत में ही होना होता है। और एक जगह पर गालिबन ये उज़ैर बलोच के हवाले से रिपोर्ट एक कन्फेशन
या स्टेटमेंट जो है वो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के सामने भी है, जिसको 164 की कहते हैं, तो उसका वजन जरा और होता है। लेकिन ये बात इंसाफ तभी मुहैया हो सकता है जब प्रॉपरली ये सारी बात अदालत में आके साबित हो और प्रूव हो और रिकॉर्ड हो और कन्विक्शन हो। और यस, इंसाफ सबको मिलना चाहिए जो विक्टिम्स हैं इन तमाम मामलों में। राइट सर। औरिया साहब, ये धमाका खेज वीडियो है? नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल धमाका खेज नहीं है। उसके बाद यह कि पहली बात है कि वीडियो का बयान बजाते खुद एडमिसिबल नहीं होता। तो बुनियादी तौर पर जीआईटी हो या कोई और चीज हो, ये 2-3 चीजों के बगैर इसकी कोई हैसियत नहीं। अंदर कि मेरा बयान उदैर फरोज का बयान है, उसकी सर्कमस्टांशियल एविडेंस उसके अंदर मौजूद ना हो, और सर्कमस्टांशियल एविडेंस कोर्ट के सामने पेश, कोर्ट की जिम्मेदारी नहीं होती कि कोर्ट कहे कि जाके जी फलां आदमी को पकड़ के लाओ जी, 10 पे कब्जा करे, कोर्ट को नोटिस दे देना। ना, आपने अपना एक लिस्ट ऑफ विटनेसेस कोर्ट के सामने भेजे कि जो मैं एक एविडेंस पेश कर रहा हूं उसके सामने उसको corroborate करने के लिए, उसको corroborate करने के लिए ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, ये जो है ये लोगों का एविडेंस है जिसको आप कोर्ट को समन कर सकते हैं। मैं लिस्ट ऑफ विटनेसेस आपके सामने दे रहा हूं। ये जो वीडियो है ना स्टेटमेंट, इसके बारे में तो उस वक्त तक ये कोर्ट के अंदर दाखिल ही नहीं हो सकती जब तक इसके पीछे रिकॉर्ड करने वाला ये ना सर्टिफिकेट करे कि इसको मैंने कहीं से काटा नहीं है, इसके बारे में मैं इसका जिम्मेदार हूं, ये ऐ नहीं इसी तरह की है। और जो बंदा वो दे रहा है वो खुद अदालत के सामने हाजिर हो कहे कि मेरा ये बयान है। असल मसला पता क्या है, 4-5 दिन हम हो गए हम इस बात पे डिस्कस कर रहे हैं। पहली बात है, आप ये मुझे बताइए कि कौन है जिसने प्रोसिक्यूट करना है इस केस को? जी, सिंध गवर्नमेंट ने करना है ना। आप कहते हैं सिंध गवर्नमेंट ने रिपोर्ट जाली डायरेक्ट, ठीक है, आपने सिंध को, तो क्या उसका फोरम पाकिस्तान की टेलीविजन है? आप सीधा उठाएं और कहें कि सिंध गवर्नमेंट एक क्रिमिनल को प्रोटेक्ट कर रही है और इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल किस्म की वायलेशन हो रही है, बैसियत एंड ओथ। आप इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं, कुछ छोटा इल्जाम है? और आप उसके बाद आप कहते हैं नहीं मैं एक अपनी रिपोर्ट, और फिर आप ये भी जस्टिफाई करना पड़ेगा कि जो मेरे पास रिपोर्ट है ये वाकई असली है और इन सबूतों के तहत असली है। सही, यानी हम पाकिस्तान के अवाम जो हैं उनको हमने 6-7 दिन से रखी बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। हाँ। यार अबर अली जाजी साहब का रिपोर्ट है, हाँ, इसके सबूत उठाएं, आके कहें कि कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन हुई है बहुत बड़ी ओथ की। एक देखो ना, इमरान खान ने नहीं जाना अदालत में, सिंध गवर्नमेंट ने जाना है, सिंध गवर्नमेंट का वहां केस है, सिंध गवर्नमेंट वहां लेके जाएगी। आप कह दें कि सिंध गवर्नमेंट जो है वो मिली हुई है, बिल्कुल कहें, आप यहां कह रहे हैं ना, सिंपल उठाएं और आप जाके उसके ऊपर एक रिट पिटीशन में चले जाएं, आप 184(3) में चले जाएं, कहीं पर देते हैं यार, पब्लिकली नहीं, साबित करके, और उसको उठा के सिंध गवर्नमेंट को हुकूमत से बाहर फेंके। 5 मिनट का काम है। अगर आप इतने सच्चे हैं, मुराद अली शाह की गवर्नमेंट ऐसे जाती है कि जिसका तस्वर नहीं किया जा सकता। लेकिन मसला जरा यह है कि भेजना तो किसी को है नहीं ना। सही है, वो तो यहाँ टॉक शो कर रहे हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन ये अगर वाकई ये फैक्ट है, मतलब हम इसको डिनाई भी नहीं करते, हो सकता है ऐसा हुआ हो, लेकिन अगर हुआ है या नहीं हुआ, दोनों सूरतों में इसका जिक्र जीआईटी में नहीं हुआ, या जीआईटी में उज़ैर बलोच से पॉलिटिकल जो उसकी एफिलिएशंस हैं उसके बारे में उससे या तो सवाल नहीं हुआ या उससे पूछा नहीं गया कि भैया आपके ऊपर बहुत बड़ा इल्जाम है कि आप हुकूमत की सरपरस्ती में ये करते हैं, कि इसका जिक्र तक मौजूद नहीं है जीआईटी में। शाह साहब, इसकी वजह क्या है? क्या हो सकती है? देखिए बात ये है, क्या है तो मैं नहीं पूछता, क्या हो सकती है ये? अगर आप पहले भी कहा था कि जो लोग जीआईटी मुरतब कर रहे होते हैं उनको हमसे ज़्यादा मालूम होता है कि इसका हश्र क्या होना है। तो वो जितने भी ईमानदार हों, जितने भी अच्छे लोग हों, जितने भी ताकतवर और बहादुर लोग हों, वो ये जहन में रखते हैं कि यार फ़ायदा तो होना नहीं है, तो खामखा हम क्यों ऐसी बातें लिख जाएं कि जिस पर ना अमल होना है, ना किसी ने सोचना है, ना किसी ने देखना है, और हमने खामखा मुखालफत मूल ले लेनी है। हमारे भी बच्चे हैं, हमारे भी ख़ानदान के लोग हैं, दोस्त हैं, अहबाब हैं, बहुत बिल्कुल होते हैं। देखे ना, सानिया, ये जो सानिया बल्दिया है, ये सारे टीवी चैनल दिखा रहे थे, आग लगी हुई थी, लोग चीख पुकार कर रहे थे, लोग मर रहे थे। ये जो 12 मई का सानिया है जिसमें वकीलों को मारा जा रहा था, टीवी चैनल्स के सामने मारा जा रहा था, माल्टाउन का जो सानिया है मारा जा रहा था, लेकिन किसी जीआईटी रिपोर्ट का नतीजा कुछ निकला है? चलो, जो जीआईटी रिपोर्ट मुरतब करने वाले हैं
वो अखलाकी ज़रूरत का मुजाहरा करें, वो मुतालबा करें कि जनाब हमारी मेहनत आपने रहेगा, क्योंकि हमारा वक्त आपने ज़ाय किया, हमें आपने ख़तरे में डाला, हमने मुखालफत भूल ली, आपने रिपोर्ट अगर सदखाने की नज़र डालनी थी या सिर्फ आपस पॉइंट स्कोरिंग के लिए करानी थी तो हमारा क्या कसूर था। लेकिन उनको भी पता होता है, वो अपनी जगह पे बेचारे जो हो सकता है ईमानदारी की हद तक वो कर देते हैं, और उन्हें पता होता है कि उसके बाद सदखाने की नज़र चला जाए। एक तो पहलू ये है। दूसरा एक पहलू और भी गौर करें कि ये जो 198 लोग मारे गए हैं उनके भी तो कोई वारिस होंगे ना, कराची में मौजूद होंगे। वो जो सानिया बल्दिया टाउन में 260 या 70 लोग मारे गए, उनके भी रिश्तेदार, अजीज़, औलाद, माँ बाप, बहन भाई कोई ना कोई मौजूद होगा। वफाकी हुकूमत ये नहीं कर सकती कि वो सूबाई हुकूमत की जगह ले ले, ये तो करना भी नहीं चाहिए। जो काम वफाकी सूबाई हुकूमत का है या होम डिपार्टमेंट का है या पुलिस का, वही करेगी। लेकिन वफाकी हुकूमत और वो जो 14-15 MNAs हैं, MPAs हैं PTI के, वो ये कर सकते हैं कि उन वरसा को सामने लाएँ, उनको पेश करें अदालतों में, वो कहें कि जनाब वाला हमारे अजीज़ मारे गए, हमारे प्यारे मारे गए, हमारे रिश्तेदार मारे गए, उनके खून का किसी से तो हिसाब लेना चाहिए। सही। उनको लाएं। किसी ने तो कत्ल किया है, किसी ने तो, कोई तो कातिल है, उज़ैर बलोच नहीं है, कोई और है। उज़ैर बलोच ये कह रहा है, इसकी तहकीकात करें। हमारे तो अजीज़ मारे गए, हम तो आज तक इंसाफ की तलाश में हैं, लेकिन ये काम भी नहीं हो रहा जो होना चाहिए। अच्छा, तीसरा इसका पहलू है वो ये है कि जिस तरह कल भी हमने बात की थी कि असल में जो इसका बुनियादी होना चाहिए फोकस, वो इस बात पे है कि ये जुर्म और सियासत का जो मलाप है वो आप ख़त्म करें। नहीं करेंगे तो आपका मुआशी हब की जो ब्लीडिंग है वो जारी रहेगी। आज भी वो काम हो रहे हैं। मफादात के लिए आप जराइम पेशा, अब अगर सियासी मफादात के लिए जराइम पेशा अफराद की, कातलों की, भत्ताखोरों की, अगवा बराए तावान करने वालों की सरपरस्ती करते रहेंगे, एक पार्टी या दूसरी पार्टी, एक पार्टी सरपरस्ती करती है, दूसरी पार्टी सियासी मसलहत के तहत खामोश रहती है, सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग करती है, तो ये जुर्म का सिलसिला रुकेगा कहाँ जाकर? ये असल पॉइंट है कि अगर आप ये जुर्म और सियासत का मिलाप नहीं करते तो मुआशरा जो है वो जहन्नम बन रहा है, बन चुका है, बनता चला जा रहा है। और उसके नतीजे में देखें ना कि कितने लोग, हकीम सईद मारे गए, आज तक नहीं हुआ, किसी को मुजरिम को सज़ा नहीं मिली। सलाहुद्दीन साहब मारे गए, किसी को नहीं। वो जो थे PSO के थे गालबन, खालिद मिर्जा, वो मारे गए। बेशुमार लोग हैं, बड़े बड़े लोग जो हैं वो मारे गए। तो इसलिए अब दोनों हुकूमतों का ये फ़र्ज़ बनता है, वो एक दूसरे पर डालने की बजाय, पीपल्स पार्टी कह रहे हैं कि नहीं जी भाई इशू ये है ही नहीं कि JIT कौन सी असली है कौन सी, ये तो दोनों का इत्तेफाक है ना कि कौन मुजरिम है और कितने लोग जो हैं वो विक्टिम बने हैं, तो उनको इंसाफ दिलाएं। ये जो बहस है ये हो रही है, और साहब ने भी इसका जिक्र किया, आपने भी किया, लेकिन वलीद इकबाल साहब ये कितना मुश्किल काम है कि दो JITs मार्केट में मौजूद हैं, दो मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज का कहना यह है कि ये वाली असली है। JIT के मेंबरान जो माशाल्लाह हयात हैं उनसे पूछ कर ये इस बात का फैसला कर देना और इसको जारी कर देना कि कौन सी हतमी JIT, ये बहस का खात्मा तो पहले ही दिन हो सकता था। ये और साहब ने कहा ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है, ये कितना मुश्किल काम है इसकी तस्दीक करना। देखें जी, इसमें जो है, जो अली जैदी साहब के, अगर आप जो उनके फरमूदात हैं, उनके बयानात हैं, आपने देखे होंगे, वो इसीलिए रुजू कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसको टेक अप करे। और वैसे असूलन आप ये भी आप हम सब लोग आइन के 184 आर्टिकल को तो जानते हैं, उसके सब आर्टिकल 3 पे, जिसमें बहुत से मामलात जो हैं वो टेक अप होते रहे हैं वक्तन फ़वक्तन सुप्रीम कोर्ट में, उसी का एक और हिस्सा वो भी है। ज़ाहिर है कि मफाद आमा को कोई चीज़ हो और इंसानी हकूक़ की पामाली की कोई बात हो, बुनियादी हकूक़ जो हैं जिनका जिक्र आइन में आता है, तो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली टेकअप कर सकती है, और वो ख़ुद भी कर सकती है, किसी की दरख्वास्त पे भी कर सकती है। और उसके अलावा अगर इस तरह की कोई बात आ जाए कि जी सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत का भी आपस में कोई खिंचाव है या कोई तनाज़ा है, वो आर्टिकल 184 के आर्टिकल 1 में आता है। एक तरफ वफाकी हुकूमत हो और किसी भी सूबे की हुकूमत हो, तो उनमें आपस में भी कोई हो, तो वो भी डबली दोहरे तरीके से आर्टिकल 184 इस पर लागू होता है। और वहाँ और वो फिर बात मुस्तनद भी होती है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट सबको समन करेगी और कौन नहीं आएगा, उनको पता है
कि सुप्रीम कोर्ट जो है इज द हाईएस्ट कोर्ट इन एपेक्स कोर्ट है, हाईएस्ट कोर्ट इन द कंट्री है। वो सिंध के आईजी भी आए, वहां पे ये JIT के लिखने वाले भी आए, सिंध के होम सेक्रेटरी, ये सारे जो इन्वॉल्व हैं, और अली ज़ैदी साहब और विक्टिम्स जरूर सब आए, और ये इससे दूध का दूध पानी का पानी होगा। और सुप्रीम कोर्ट फिर बाउंड भी कर सकती है। देखें, वो अदालत है, वो एक ये मसला है, मैंने आपको पहले ही अर्ज किया था कि एक सिंध में, ज़ाहिर है कराची में ये जुराइम हुए तो वहीं की सेशंस कोर्ट इनको टेकअप करेगी, वही गवाहान आएंगे, वहाँ सिंध की पुलिस और उनकी गवर्नमेंट जो है प्रोसिक्यूट करेगी। तो उसमें कितनी चैलेंजेस का सामना होगा इन सारे, स्पेशली अगर पॉलिटिकल पर्सनालिटीज इन्वॉल्व हैं। और उसमें भी रिपोर्ट का पार्ट 1 और पार्ट 2 का मसला आ रहा है कि पार्ट 1 में सारे जो हार्ड कोर क्राइम्स हैं उनका जिक्र है, पार्ट 2 में पॉलिटिकल पर्सनालिटीज की जो है वो बात है। इसलिए उसमें तो वो भी दूध का दूध पानी का पानी वहां हो जाएगा कि कौन सी रिपोर्ट असली है, कौन सी रिपोर्ट को डॉक्टर किया गया है, प्लस कि किस तरह से टाइम बाउंड करके इसे प्रोसिक्यूट करके मंतकी अंजाम तक पहुंचाएं इन केसेस को। बिल्कुल सही है। अच्छा, राइट जी। अच्छा, मुझे एक चीज अब और असद जी, और ये साहब जी कह दें। असद देखें, उन्होंने बात 184(3) की, 184(1) की कर दी है। पहली बात तो यह है, एक गवर्नमेंट का सेट प्रोसीजर है, और प्रोसीजर यह है कि JIT को जारी करना जो है वो करती है प्रोविंशियल गवर्नमेंट। अब पाकिस्तान की PTI के जो MPs हैं या MNAs वहां के, वो हैं एग्रीव्ड पार्टी, ठीक। वो समझते ये हैं कि उनका एक हक यूजर्प हुआ है, एक गवर्नमेंट ने किया है। तो कितनी देर लगती है एक दरखास्त लिख के सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा नॉक करने की? चंद मिनट। लेकिन उसकी बुनियादी वजह पता क्या है? आपको सबसे पहले ये एविडेंस देना पड़ेगा कि मेरे पास जो JIT है वो असली है। ये बुनियादी मसला है। आपको बताना पड़ेगा कि ये लिफाफा जो छोड़ के गया था जो बंदा, वो कौन था, और वो उसको आप जब ये सबूत देंगे तब वो जुरिस्डिक्शन इन्वॉल्व होगी। इसलिए आप कहते हैं नहीं वहां चले जाओ। मसला सारा यह है कि फिर अगर आपके पास अपनी पार्टी को सबूत नहीं है, या अगर सबूत है तो पब्लिकली आप कहें कि ये वे है, ये आप। और दूसरी बात यह है कि आप सिंध के रहने वाले हैं, सिंध की असेंबली के MPA हैं, आपको अपनी इस गवर्नमेंट का इतराज है यार, 5 मिनट में मसला हल होता है। ना वलीद इकबाल साहब को यहां कानून पढ़ाना पड़ेगा, ना मुझे कानून पढ़ाना पड़ेगा। आप कहते हैं दरखास्त मैं लिख के सुबह पहुंचा देता हूं, ये वाली 184(3) की तरह दरखास्त होती है। अली ज़ैदी साहब दस्तखत करें, साथ एविडेंस लगाएं, ये मेरी JIT असली है जी, ये मैं साबित करता हूं वो जाली है। आप कहें, मैं कहता प्रोविंशियल गवर्नमेंट एक दिन के अंदर खत्म हो जाती है। हाँ नहीं, लेकिन वो मेरा ख्याल है अली ज़ैदी साहब इतना बड़ा एक्ट है ये उनके हाथ में है, वो असली है। ये शायद अली ज़ैदी साहब को अगर यकीन होता तो वो जा चुके होते। चले, मैं एक मुख्तसर ब्रेक ले लूं, फिर मैं जरा आता हूं कि जो सियासी हलचल सी शुरू हुई है, इसको हलचल तो नहीं कहा जा सकता, अभी मुलाकातें ही शुरू हुई हैं। आसिफ जरदारी साहब की मौलाना फजल रहमान साहब से कुछ बयान चौधरी शुजात साहब ने दिए हैं। जरदारी साहब काफ़ी अरसे के बाद एक सियासी मंजरनामे पर नज़र आए हैं, शायद तबीयत की खराबी की वजह से वो गायब थे। क्या मूव बन रही है पॉलिटिकली, इस पर बात करते हैं, एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा खुशामदीद कहते हैं। रुबीना साहबा, अभी टीवी पर यह खबर चल रही थी कि मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि आसिफ जरदारी साहब की ख्वाहिश पर उनसे मौलाना फजल रहमान साहब से मुलाकात हुई है। सवाल मेरा आपसे ये है कि मौलाना फजल रहमान साहब से पीपल्स पार्टी क्यों मुलाकात कर रही है, जबकि पार्लियामेंट में उनकी नुमाइंदगी ना होने के बराबर है, एक। और दूसरी बात यह है कि आपके और उनके नज़रिए में बुनियादी इख्तलाफ यह है कि मौलाना फजल रहमान एक दिन हुकूमत चलने नहीं देना चाहते, और वो चाहते हैं कि फौरी तौर पर इस हुकूमत को ख़त्म किया जाए, जबकि आप समझते हैं कि जमहूरी अमल को चलते हुए हुकूमत को 5 साल पूरे करने चाहिए। इतना बड़ा इख्तलाफ मौजूद है। मौलाना फजल रहमान साहब से जरदारी साहब क्यों मुलाकात कर रहे हैं, क्यों नहीं PMLN से, जिनके पास 85 सीटें हैं? हमने तो कभी भी जो है वो दहशतगर्दी की सियासत की नहीं, हमने कभी तालिबान की बात नहीं की। हमने एक जो है खुल के जो है वो दहशतगर्दों के खिलाफ जंग की है, और 2-3 तरह किस्म की होती है ना, निशाना भी बनी है। और तालिबान वाली दहशतगर्दी की आप मुखालफत करते हैं, लेकिन आपके ऊपर वो इल्जाम ही नहीं है, जिसकी आप वजाहत कर रहे हैं वो तो इल्जाम ही नहीं है ना आपके ऊपर। तो हबीब जान को जो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जो उनका, अगर अली ज़ैदी साहब बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं इनके PTI के MNA, तो वो अगर आप उनका ट्वीट
देखें तो वो सबसे ज्यादा सपोर्टर इस वक्त जो है लियारी गैंग में जो हबीब जान है उनके नजर आ रहे हैं। MQM आज इनकी अलाय है, आप क्यों नहीं बल्दिया जो है वो टाउन का जो सानिया है वो उसके ऊपर पूछ-गूछ करते हैं। हमने तो बल्कि JIT में अगर आप देखें जिस तरह से ओरिया साहब कह रहे हैं, JIT में तो उजैर बलोच साहब को जो है मिलिट्री कोर्ट में पेश करने का कहा गया है, क्यों नहीं पेश किया गया? आज जुल्फकार मिर्जा साहब उनके साथ उनकी वाइफ जो है वो मिनिस्ट्री लेकर बैठी हुई है, क्यों नहीं उनसे पूछ-गूछ हो रही है? तो ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ एक बुग़्ज़े माविया रखना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ और उस सिंध हुकूमत, क्योंकि सिंध में उसकी हुकूमत है, तो बड़ी बड़ी आप ये तो तस्लीम करेंगे ना रुबीना साहबा कि अगर आपकी पार्टी मुलव्वस नहीं थी, मान भी लिया जाए, तो अगर उज़ैर जान बलोच JIT के मुताबिक पुलिस एहलकारों की अपनी मर्जी से तैनातियां करा रहा था, रुबीना साहबा अगर अपनी मर्जी से तैनातियां करा रहा था और पुलिस एहलकारों के साथ मिलकर लोगों का कत्ल कर रहा था, तो ये पीपल्स पार्टी की नाअहली जरूर थी, कम से कम ये तो माने ना। अब ये तो ये हो ही नहीं सकता ना, ये हो ही नहीं सकता। ये तो अभी कुछ भी आप इल्जाम लगा दें, कुछ भी बात करने के वो कर रहा था, ये JIT में लिखा आपने जारी किया है, थी वो सबके सामने आ गए। मतलब मैं ये कहूंगी कि जो है अक्रॉस द बोर्ड जो है वो तज्जिया होना चाहिए। अक्रॉस द बोर्ड जो है वो किसी भी पार्टी के लिए अगर हम बात करते हैं, सियासी पार्टी के लिए, तो वो बात होनी चाहिए। आज फेडरल की क्या परफॉर्मेंस है? आज फेडरल ने जो 2 साल में जो PTI जो है वो बड़े तब्दीली के नारे लेकर आई थी, आज क्या आप हम लोग खुश हैं? आप खुश हैं? एक गरीब आदमी खुश है? कोई भी तबका उस PTI की जो है वो परफॉर्मेंस से खुश है नहीं है। कोई उनकी क्रेडिबिलिटी नहीं है, कोई उनको पूछने वाला नहीं है। बड़े बड़े TV टॉक शोज होते रहते हैं उनके जो है वो उसमें, तो ये सारी चीजें जो है वो अक्रॉस द बोर्ड सबसे सवाल के जी बिल्कुल खुश हैं। आप देखें, मैं आए दिन अगर आप ट्विटर पे जाएं तो अक्सर जो है वो अब वो NIC VD में कल परसों से मतलब मैं वो पढ़ रही थी कि जो लोग जो जिनके हार्ट का प्रॉब्लम होता है, जो कराची तक आने तक जो जिनकी डेथ्स हो जाती है, आज उनके डोर स्टॉप पे जो है वो स्टेप पे जो है वो हॉस्पिटल है। तो ये पहले तो नहीं थे, ये अच्छी बात है। मतलब जो हमसे हो अच्छा, अब मैं इस पर जरा तज्जिया ले लूं दोनों तज्जियाकारों का, फिर वलीद इकबाल साहब की राय भी लेता हूं। मुझे शाद साहब पहले आप ये बताइए जी। मैं मौलाना फजलुर रहमान की बात आपने पूछा जी, बिल्कुल मौलाना फजलुर रहमान साहब को जी हमने हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कोशिश की है कि तमाम जमातों को, चाहे वो किसी भी मकतब फिक्र से जो है वो ताल्लुक रखते हों, जो उनको हमने वो रिलीजियस हो या कोई भी सियासी जमात से हो, तो हमने उनको ऑन बोर्ड रखा है, क्योंकि अभी इकॉनमी के हालात इस तरह से हैं। रिलीजियस होने पर एतराज किया ही नहीं है। मेरा सवाल तो ये था कि उनकी पार्लियामेंट में नुमाइंदगी नहीं है और आपके उनके नजरिए में बुनियादी इख्तिलाफ है, तो आपकी मुलाकात का मकसद क्या हो सकता है? मेरा सवाल तो ये था। मैंने ये सवाल नहीं किया कि वो रिलीजियस लोगों से क्यों मिल रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक लिबरल जमात है, लेकिन वो एक पार्टी के लीडर तो है ना मौलाना फजलुर रहमान साहब। अच्छा इरशाद साहब, आपकी राय इस मुलाकात पर और के बातचीत करना वो कोई भी मतलब किसी भी पार्टी के लीडर से हो सकती है, उसमें वो कहीं नहीं है दो राय। वो अल्लामा इकबाल का शेर है ना, झपटना पलटना पलट कर झपटना लहू गर्म रखने का है एक बहाना। देखें, अपोजिशन अगर मुलाकातें भी ना करे, अगर APC भी ना करे, अगर कोई बयानात भी ना दे, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ना करे, तो अपोजिशन का और काम क्या रह जाता है? इससे बढ़कर इसकी सिग्निफिकेंस नहीं देखते? इससे बढ़कर मेरे नज़दीक बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो तवक्कुआत धरने से लगाई गई थी उनमें से एक भी पूरी नहीं हुई। अब धरने से बड़ा कोई वाक़या अगर मौलाना फजलुर रहमान करने लगे हैं या पीपल्स पार्टी तैयार है या नून लीग तैयार है, तो फिर तो मैं कोई आपके ख्याल में असद ज़रदारी साहब अपनी सेहत की वजह से या फेक अकाउंट्स का जो केसेस थे उनकी वजह से सियासी मंजर से गायब थे, या जो है वो वजह कुछ और थी? नहीं, अल्लाह ताला उनको सेहत दे। सेहत के मसाइल तो उनके हैं, ज़ाहिर उम्र का तकाजा भी है, बीमारियाँ भी उनको हैं, तो वो तो एक जायज़ बात है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि ज़रदारी साहब हों या जनाब शहबाज शरीफ साहब, उनकी बीमारियां, वो सियासतदान हैं, सियासतदानों की बीमारियां जो होते हैं वो भी सियासी होती हैं। ये ना समझें कि सियासतदानों का की जो इफ्तारी होती है ना, इफ्तार पार्टी भी सियासतदान दे तो वो भी सियासी इफ्तार पार्टी होती है। वो सवाब के साथ साथ वो कहते हैं कि कुछ सियासी सवाब भी हासिल कर लिया जाए, तो बीमारी भी सियासी हो सकती है। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान के हाथ इसलिए अभी कुछ नहीं आएगा कि जो वो चाहते हैं कि मौजूदा हुकूमत का तख्ता उलट दिया जाए, इलेक्शन हों, वो असम्बली में पहुँच जाएँ, या उनको नवाब नसरुल्लाह खान का
रोल मिल जाए तो ये ना नून लीग को गवारा है और ना ही जनाब पीपल्स पार्टी को गवारा है। एक बात। दूसरी बात यह है कि इस वक्त हालात ऐसे नहीं हैं कि मुल्क, देखें कुछ अरसा पहले तक अमेरिका में ये सोचा जा रहा था कि क्या हमारे इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए, जो उनका एक वक्त मुकर्रर है कि उसने नवंबर के पहले हफ्ते में पहले मंगल को होना है, अगर वो पहली तारीख को नहीं आ रहा तो वहाँ ये सोचा जा रहा था कि इलेक्शन हो सकते हैं या नहीं हो सकते। तो पाकिस्तान जैसे मुल्क में मौजूदा हालात में इलेक्शन की अयाशी कोई अफोर्ड ही नहीं करता। बाकी जो तब्दीली की बात है वो पहले भी हालात में इलेक्शन जो है वो एक अयाशी होंगे। नहीं, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ ना कि इस वक्त कौन तैयार है, क्या पीपल्स पार्टी तैयार है नए इलेक्शन के लिए? अच्छा, एक चीज जो मौलाना फजल रहमान नहीं समझ पा रहे वो ये है कि नून लीग जिसका किसी सूबे में हुकूमत नहीं है, जो सबसे ज्यादा दीवार से लगी हुई है, अगर वो नए इलेक्शन के लिए तैयार नहीं है, वो उनका खुलकर साथ देने के लिए तैयार नहीं है, तो पीपल्स पार्टी क्यों देगी जिसके पास एक सूबा मौजूद है? मौक़िफ़ है पीपल्स पार्टी को पीएमएलएन का कि हम ये अच्छा, दूसरा जो है, जो दोनों जमातें जो हैं वो ये भी समझती हैं कि मौजूदा हालात में अगर हमने दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, महाज़ारई को बहुत ज़्यादा तकवीयत मिली तो खेल सियासी जमातों के हाथ से गैर जमहूरी इकदाम हो जाए। तो मौलाना को इसका शायद एहसास हो ना हो, लेकिन ये दो जमातें जो हैं वो ऐसा नहीं चाहती, वो ऐसा नहीं करना चाहती, वो ऐसा नहीं करेंगी। जी, मौलाना का मगर इसमें कोई नुकसान नहीं है कि सियासी निज़ाम चलता है, नहीं चलता, कुछ मुतबादल आ जाता है। मौलाना के लिए शायद ये मानी रखता है आपके ख्याल में? और ये सब देखिए, मौलाना का मसला यह है, कल भी शायद हमने इससे बात की थी कि मौलाना पहले दिन से ये समझते थे कि उनके साथ कुछ ज्यादती हो गई है और मौलाना दो काम इससे काम करना चाहते हैं। एक तो ये समझते हैं कि जिन हलकों ने उनके साथ ज्यादती की है, कम से कम वो उन्हें आइंदा के इलेक्शंस के अंदर आइंदा ज्यादती से मुहतात हों कि ये लोग साथ हैं। मतलब उनको सबसे बड़ी बात यह है कि वो चाहते हैं कि जिससे उन्हें केपीके से आउट किया गया उसमें उनको कम से कम दोबारा ऐसा, वो पैगाम ये दे रहे हैं कि आइंदा ख्याल रखना, मुझे शामिल रखें खेल में। हम भी तो बुनियादी उनका खेल यही है। और हम भी तो पढ़े हैं ना। दूसरा उनका यह है कि जो नए जो अपना शुमारी जो वजीरिस्तान का इलाका जो जम हो गया है उसमें वो अपना एक रोल चाहते थे और वो रोल उसको उनको थोड़ा सा मिला, लेकिन मजीद उनके वो एश्योरेंस चाहते हैं कि भाई आप खामखा हमसे नाराज हो गए हुए हैं, हमने कौन सा जिंदगी भर अपोजिशन की है, कभी नहीं की ऐसी, कौन सा किसने आपसे कह दिया। तो वो एक तो पहले दिन से वो चाहते थे कि इसको लादा करके एक ब्लैकमेलिंग स्ट्रेटेजी जो है वो बिल्ड की जाए। अच्छा, वो हो नहीं पाई क्योंकि पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों जो हैं वो किसी तौर पर भी समझती हैं कि ना तो अपने आप को इस काबिल समझती हैं कि अपोजिशन में वो आगे रोल अदा करें। दूसरी बात यह है कि इस सारे मामले के अंदर सबसे बड़ा नुकसान जो है वो पीपल्स पार्टी को होगा, क्योंकि जाहिर बात है अगर कोई सिस्टम खत्म होता है, नए इलेक्शंस आते हैं तो सिंध गवर्नमेंट जो है वो चले जाएगी। तो बाकी तो पंजाब में या वफाक में क्या है, 80-85 लोग बैठे हुए हैं, वो भी तैयार नहीं है। वो कहने कि जनाब हम ये 85 सीटें जो हमने जीती हुई हैं ये किस लिए आप खोना चाहते हैं, हमारा क्या कसूर है, हमने इतनी मेहनत करके इलेक्शन लड़ा और जीता। तो वो पीएमएलएन के जीते हुए लोग भी उनका साथ, पीएमएलएन का साथ नहीं दे रहे। नहीं, मौलाना के अपने बलूचिस्तान के लोग उनके साथ नहीं है, मैं जानता हूं उनको बहुत अच्छी तरह। वो पहली दफा ऐसा हुआ है कि बलूचिस्तान के एमपीए जो है ना वो मौलाना की पॉलिटिक्स की वजह से हुकूमत से आउट हैं, वरना कभी नहीं हुआ। ऊपर मौलाना किसी के साथ होते थे, वो लोग हुकूमत में होते थे, वो हुकूमत में नहीं होते थे, ये हुकूमत में होते थे। वो उनका अपना बिल्कुल अलग है, वो एक सेपरेट वो जगह है, वो मौलाना की कन्फेडरेशन है, मौलाना की पार्टी नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा, अब मौलाना का जिक्र हो रहा है वलीद इकबाल साहब, तो चौधरी शुजात साहब का जिक्र भी मैं कर लेता हूं। चौधरी शुजात साहब कह रहे हैं कि पीटीआई ने तो एक फैसला तकरीबन कर लिया था कि एक ताकत के इस्तेमाल के ज़रिए से मुंतशिर किया जाएगा धरने के लोगों को, लेकिन मैंने मना किया कि ताकत का इस्तेमाल ना करें। मगर हमने देखा कि पीटीआई के लोग इसका क्रेडिट रहते रहे कि देखिए जी हमने तो एक जमहूरी तरीके से धरना देने दिया। तो ये क्या आप इत्तफाक कर रहे हैं, आपकी पार्टी इत्तफाक कर रही है चौधरी शुजात साहब से, उनके बयान से? देखें जी, मेरे पास इसके ऊपर पार्टी की तरफ से तो कोई ऑफिशियल पोजीशन नहीं है, ना मैंने कोई स्टेटमेंट मुझ तक पहुंची है और ना मैंने कोई देखी है। अलबत्ता जो इनकी मुलाकात है मौलाना साहब की और आसिफ जरदारी साहब की, जिसमें बिलावल भुट्टो साहब भी बैठे हुए थे, उसके बारे में तो आपने सुन लिया होगा। आज शिबली फराज साहब जो वज़ीर इत्तलात व नशरियात हैं, उन्होंने कहा कि जी आपस में ये मुलाकातें करके ये समझ रहे हैं कि ये प्रेशर डाल सकते हैं प्राइम मिनिस्टर पर
या गवर्नमेंट पर। लेकिन साथ उन्होंने ये भी इजाफी बात की कि इमरान खान साहब जो प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, वो ऐसे ही किसी के दबाव में आने वाले नहीं हैं। ठीक है। तो जहाँ तक चौधरी शुजात साहब के बयान का ताल्लुक है, वो मैं आपको अपनी उस पर जो अगर इसको मफरूज़े पे हम तसव्वुर कर लें कि ये हम इससे इत्तेफाक करते हैं, अगर 1 मिनट के लिए हम ये कर लें, तो मैं जो उसमें आपको अर्ज़ करना चाहता हूँ वो ये है कि देखें, जब भी कोई पुरअमन इज्तिमा हो, और मेरे ख्याल में उस हद बाकी शायद ही कोई चीज़ हो जिस पे मैं मौलाना फजलुर रहमान साहब से और उनकी पार्टी से कोई इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन इस चीज़ पर मैंने उन दिनों में जब ये चल भी रहा था उनका धरना, इनको एक बात का क्रेडिट दिया था कि जो उन्होंने तय किया था इंतज़ामिया के साथ कि पुरअमन रहेंगे और अपनी जगह पर रहेंगे, वो उन्होंने उसकी पासदारी की। और अगर ऐसे हालात हों जब एक पुरअमन इज्तिमा हो और इस तरह से मौजूद हो और अपनी पासदारी, अपने हिस्से की पासदारी कर रहा हो, तो कभी भी कुव्वत का इस्तेमाल जो है उस पर नहीं करना चाहिए। ये मैं आपको एक असूलन बात अर्ज कर रहा हूँ। ठीक है। और अगर अगर कुछ ऐसे था वलीद इकबाल साहब, ये ज़ेर गौर था कि इनको बस उठाया जाए, बहुत दिन हो गए तो जा ही नहीं रहे। मेरी अर्ज सुन ले, मैं उस सारी बात करना चाह रहा था और ये इसमें कवर हो जाएगी। मैं उस वक्त एक्चुअली इत्तेफाक से कुछ दिनों के लिए मुल्क से बाहर गया हुआ था, जब धरने के दौरान कुछ दिन था भी, कुछ दिन नहीं भी था। लेकिन ये काबीना के लेवल पर या ऐसी कोई बात हुई, मैं तो काबीना का हिस्सा नहीं हूँ, इसलिए मैं इस पर कमेंट नहीं कर सकता। मैं तो अभी मेरी गुफ्तगू जारी है कि हम एक मफरूज़े पे चलें कि जो कुछ बात कह रहे हैं वो सरासर हकीकत पे मबनी है। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि हर पार्टी में और हर गवर्नमेंट में एक सख्त मिजाज वाले, जिनको आप हॉक्स या हॉकिश लोग कहते हैं, वो होते हैं कि जी कुव्वत का इस्तेमाल करो, सख्त इकदाम लो। और हर पार्टी में और हर हुकूमत में कुछ दूसरे किस्म के सियासी मिजाज वाले कि जी सियासी हाल होना चाहिए, कुव्वत नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। बहरहाल इसमें जिस किसी ने जो भी कुछ कहा, मैं अगेन सारा मफरूज़े पे बात कर रहा हूँ, इवेंचुअली तो फिर इमरान खान साहब, अगर उनको कोई लोग इस तरफ माइल कर भी रहे थे और शुजात साहब ने ये दी हो या और किसी ने दी हो, अपनी हमारी पार्टी के मेरे कॉलीग्स ने और या हमारे कोलिशन के कॉलीग्स ने, बिल आखिर इमरान खान साहब ही का फैसला था ना, बकौल इस खबर के, बकौल चौधरी साहब के, फैसला बिल आखिर इमरान खान साहब ने ही किया। तो पीछे उसके जो भी मुहर्रकात थी, इवेंचुअली गवर्नमेंट ने भी एक दानिशमंदाना फैसला किया कि कुव्वत का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जी बिल्कुल सही है सर। जिस किसी की भी राय थी, फैसला इमरान खान साहब ने किया और मेरे ख्याल में वो ठीक फैसला था। जो भी मुहर्रकात थी वो फैसला ठीक था। हुकूमत पर यह दबाव नहीं है कि अपोजिशन कर रही है और शबली फराज साहब का हवाला दे रहे हैं, लेकिन हुकूमत पर एक दबाव ज़रूर है और वो दबाव है परफॉर्मेंस का। और इमरान खान साहब ने अपनी टीम से दोबारा कहा कि परफॉर्म नहीं करेंगे तो फारिग हो जाएंगे, तो वो दबाव खुद हुकूमत पर भी है और काबीना के लोगों पर भी है। एक मुख्तसर ब्रेक ले लेते हैं, ये दबाव कितना है और हुकूमत इसको कितना संजीदा ले रही है, बात करते हैं एक मुख्तसर ब्रेक के बाद। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। औरिया साहब, जब वज़ीर-ए-आज़म ये अपनी टीम से कहते हैं परफॉर्म आप नहीं करेंगे तो फारिग, आपके पास आखिरी मौका है, तो इसका मतलब ये कि वो हुकूमतों की जो वज़रा हैं उनकी कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है, ये एक एतराफ़ भी है हुकूमत का। देखिए ये बहुत बड़ी रियलाइजेशन है और ये रियलाइजेशन जो है बहुत जल्द इमरान खान साहब में आ गई। ये बहुत अच्छी बात है कि रियलाइजेशन आ गई है, वरना नॉर्मली ये होता ये है कि हमारे यहाँ सियासत इसी तरह की थी कि जैसे है बस चलता रहे, 5 साल आराम से पूरा चल चलाओ करके पूरा कर दें। और इसी में खराबी सबसे बड़ी पता है क्या हुई है, और खराबी ये हुई है कि हमने पाकिस्तान को एडहॉकिज्म पे इस तरह चलाया है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ 300-400 अरब के कर्जे हो गए तो हमने ओपन बैंकों से जाके 700-800 अरब के कर्जे ले लिए, चलो चलता रहे जैसे भी है। ये अगर वाकई रियलाइजेशन आ गई है और जो उन्होंने कहा है तो ये बिल्कुल ठीक आई है। उसकी वजह यह है कि इन 2 सालों के अंदर लोगों की एक्सपेक्टेशंस का ग्राफ पीटीआई के साथ बहुत हाई था। इमरान खान साहब की तकरीरों की वजह से, पीटीआई के अपने नारों की वजह से, पीटीआई का पूरे के पूरे मामले को मुस्तरद करने की वजह से कि ये पाकिस्तान की करप्शन ने पाकिस्तान का सत्यानाश कर दिया हुआ है। लेकिन लोगों ने 2 साल के बाद देखा कि करप्शन तो वहीं की वहीं बुत वहीं पर खड़ा है, उसके साथ साथ एक और मॉन्स्टर खड़ा हो गया और वो है इनफेक्टिवनेस का और इनएफिशिएंसी का।
ये नाहली का जो मॉन्स्टर है, ये 2 साल इकट्ठे मिलके तो बड़ा, क्योंकि करप्शन जो है वो तो हायर लेवल पे आप खत्म भी कर दें, नीचे लेवल पे तो चलती रहती है, पटवारी पर, एसओचओ लेवल पे, वो तो एक प्रोसेस बना हुआ है, उसको तो बहुत देर लगती है खत्म होने के लिए। लेकिन इवन हायर लेवल पे भी अगर करें तब भी होता यह है कि इन 2 सालों के अंदर आपका परफॉर्मेंस के ऊपर बड़े क्वेश्चन उठे, और उन्होंने बिल्कुल सही रियलाइज किया है। और मेरा ख्याल है कि अगर ये टीम जो है उन्होंने इसको परफॉर्म ना किया, और उसमें मैं एक और बात बता दूं जो मैं बार बार कहता हूं कि इसमें इमरान खान साहब ने जो अपने एक्सपर्ट्स के ऊपर अपने जो उन्होंने तकिया कर लिया हुआ है ना, वो जो 8-10 का टोला जो है उनके इर्द गिर्द इकट्ठा हो चुका हुआ है, जिन्होंने ना पब्लिक को जवाब दे होना है, जिन्होंने ना किसी किस्म की कोई पब्लिक की ओरिएंटेशन है, जिनकी पाकिस्तान के साथ कोई स्टेक्स ही नहीं है, जिन्होंने कभी पाकिस्तान में वक्त नहीं गुजारा, जिंदगी नहीं गुजारी, यहाँ के अवाम के साथ उनका कोई राब्ता नहीं रहा, जहाँ के मसाइल को नहीं जानते, बुनियादी तौर पर इमरान खान साहब को उन 2 सालों में उन लोगों ने मायूस किया है। और अगर वो इमरान खान समझते हैं कि यही लोग कहेंगे तो फिर अगले 6 महीने का अगले 6 साल भी लगे रहें तो कभी कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल सही। इसमें जो बुनियादी चीज़ है ना वो यही है जो ओरिया साहब कह रहे हैं कि अगर आप टीम तब्दील नहीं करते, हाँ। और आप खा वो ब्यूरोक्रेटिक टीम हो खा आपकी पॉलिटिकल टीम हो, वो वही के लोग बैठे हुए हैं जो 2 साल तक नाअहली का रिकॉर्ड कायम कर चुके हैं। देखें, ये कोई मामूली बात नहीं है कि गंदम आपकी मार्केट में अभी ताज़ा आई हो और आटा महंगा हो जाए और गायब हो जाए। ये तो अजीब सी बात है ना। ये तो नहीं हो सकता कि 10 दिन में सारी की सारी गंदम जो है स्मगल भी हो गई है। भाई इसका मतलब है कि आपकी जो सूबे में टीम बैठी हुई है टॉप से लोअर तक, वो सारे के सारे इतने नालायक हैं कि उनको ये पता ही नहीं है कि जी गंदम ताज़ा आई है तो इसको किस तरह से इस्तेमाल करना है। लेकिन शाह साहब, टीम का तब्दील होना जो है ये मुस्बत बात है या मनफी बात है? क्योंकि हम ही एतराज़ करते हैं या बहुत सारे लोग एतराज़ करते हैं कि जी पंजाब में आपने 4 आईजी तब्दील कर दिए, जी आप अपनी टीम बार बार तब्दील कर रहे हैं। वो तब्दीली परफॉर्मेंस ना होने की बिना पर तब्दीली अच्छी बात है या बुरी बात? वो देखे, मैं वो एक अखबार था तो वो चल नहीं रहा था, तो जो मालिक थे उसके, उन्होंने किसी से पूछा कि जनाब बात ये है कि अखबार नहीं चल रहा, मैं इतनी टीमें तब्दील कर चुका हूँ। उन्होंने कहा जी इसका जो ऊपर का आदमी है ना उसको तब्दील करके देखें, मुमकिन है पहली टीम ही चल जाए। बात ये है कि इस वक्त आपने 4 आईजी तब्दील कर दिए, 4 चीफ सेक्रेटरी तब्दील कर दिए, और ब्यूरोक्रेट हर 10वें दिन, महीने बाद, 2 महीने बाद तब्दील हो जाते हैं। तो वो देखें जो उनको लगवाते हैं उनके अंदर भी अहलियत है कि वो किसी से काम ले सकें या नहीं ले सकें। बुनियादी सवाल ये है ना। आपने जो वज़ीर लगाए हुए हैं वो सेक्रेटरी तब्दील करवाते रहते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि वज़ीर साहब में अहलियत ही नहीं है। वो जो सेक्रेटरी आता है 2 महीने के बाद आप उसको तब्दील कर देते हैं। वज़ीर को पूछें कि भाई साहब आप किसी सेक्रेटरी के साथ, वज़ीर आला से पूछिए आप किसी चीफ सेक्रेटरी के साथ चल क्यों नहीं पा रहे, वजह क्या है? तो आप टीम जब तक तब्दील नहीं करेंगे, आपकी जो कोर टीम है सूबों में, मरकज़ में, और सिर्फ इन्हीं लोगों के बलबूते पर ब्यूरोक्रेसी तब्दील करते रहेंगे, ठीक है, आप धमकियां देते रहेंगे जी मैं अब परफॉर्मेंस देखूंगा। भाई आपने 2 साल में देख नहीं ली परफॉर्मेंस, आप मजीद क्या देखेंगे? ठीक है। तो इसलिए इमरान खान साहब को अपने इर्द गिर्द का जायजा लेना चाहिए और उन गलतियों को सुधारना चाहिए जिनकी वजह से उनकी जो खूबियां हैं, बिल्कुल सही है। इसमें एक चीज अब मैं वो भी लोगों के सामने, रुबीना साहब अगर आप इजाजत दें तो मैं पहले इस पर कमेंट अब वली साहब का ले लूं, फिर आप जरा बताइएगा। वली साहब, मगर एक चीज ओरिया साहब ने कही कि करप्शन का बहुत था ना, साथ में नाअहली का मॉन्स्टर आ गया उन्होंने कहा, और ये मिलकर जो है वो एक वर्स्ट परफॉर्मेंस हो गई। अब आपने 2 साल से देख लिया सूबों में या हाईएस्ट पोस्ट पे बैठे हुए लोगों को या मरकज में नहीं परफॉर्म कर किया उन्होंने, तो वार्निंग किस चीज की है? फिर तब्दीली हो जानी चाहिए। देखिए जी, परफॉर्मेंस होना या ना होना ये एक इसके बहुत से पहलू। जी सॉरी, आपने कहा था ना मुझे, आप पूछ रहे हैं पहले। जी वली साहब जी मैं ये अर्ज कर रहा था परफॉर्मेंस होना या ना होना के बहुत से पहलू होते हैं। मैं, अगर मुझे यकीन है कि आपके प्रोग्राम में इतना वक्त नहीं होगा और मैं इसकी तफसील में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं गिनवाना शुरू कर दूं तो बहुत लंबी तफसील आ सकती है कि जहां परफॉर्मेंस बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट कोई नहीं होता, खामियां हैं। सिंध जैसी परफॉर्मेंस तो नहीं है ना आपकी? रुबीना साहब कह रही थी कि सिंध के अवाम खुश हैं, सिंध के अवाम खुश हैं। मैं तो यही जो पीटीआई की हुकूमत में अच्छी हुई हो जी नहीं, फिर मैं कह रहा हूं ना कि अगर मैं गिनवाना शुरू कर दूं कि किस तरह से गुर्बत को दूर करने के, क्या मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरह से पॉवर्टी एलिविएशन के लिए किस तरह से एहसास प्रोग्राम के जरिए जो गरीब तरीन तबका है उसको जो है अपलिफ्ट किस तरह किया जा रहा है, किस तरह से कमजोर तरीन। लेट मी फिनिश ले सकते हैं उसका। बेनजीर
बेनज़ीर आप मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की वेबसाइट पे चले जाएं, उसका एक हिस्सा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और उसका बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो उसके अलावा जो है वो मुख्तस किया गया है। और इस बजट में भी 187 अरब से उसको 208 अरब देखें जी, हम प्रोग्राम मैंने देखें, मैंने फिर आपको भी नहीं बोलने देना, अगर आपने मुझे नहीं बोलने देना, अगर आपने मुझे नहीं बोलने देना, मैंने आपको भी नहीं बोलने देना। प्लीज लेट मी फिनिश, लेट मी फिनिश फर्स्ट और आई विल नॉट गेट यू। मैं आपको नहीं बोलने दूंगा, आप अपनी बारी पे जवाब दें, आप अपनी बारी पे जवाब दें भाई। मैं आपकी बारी पे जवाब दूं, मैं आपको बार बार ये कह रहा हूं अपनी बारी पे जवाब दें। मेरी बात दे रही हूं, ठीक है, नहीं आपकी बारी आई ही नहीं, मेरी बारी के नाम पे मुझे बात मुकम्मल ही नहीं कर सेकंड दे दें और मैं वली साहब मुकम्मल कर लें जरा जल्दी से सर। जी मैं इसीलिए कह रहा हूं जी। और देखें जी, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, परफॉर्मेंस का सबको पता है, सबके सामने पीपीपी की मिसाल है कि किस तरह से कितने वोट उनको 93 में मिले, कितने 88 में मिले, कितने 2008 में मिले और फिर उसके बाद क्या हुआ, परफॉर्म नहीं हुआ तो ये नतीजा आता है। हमें एक मौका मिला था खैबर में, हमने दिखा दिया, उसके बाद अभी जब वक्त पूरा होगा अगर हम नहीं परफॉर्म कर रहे वोट हमें निकाल देंगे। हमारे सामने पीपीपी की मिसाल है, फिक्र ना कीजिए, हमें एहसास है। जी रुबीना साहब। जी बिल्कुल, आपको बहुत ज़्यादा एहसास है तब्दीली के नाम पे जिस तरह से आप लोग आए हैं। मैं ये कहूँगी कि बड़ी बड़ी बातें करना और कहना कि हमने ये कर दिया ये कर दिया, अभी इन्होंने एक ही चीज़ गिनवाई जो इनके पास, जो वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ही जो है वो बोलने नहीं दिया, अगर बोलने नहीं दिया तो मैं नहीं गिनवा सका, इसलिए क्या हुआ है, पहली चीज के ऊपर आपने छलांग लगा दी और पहली चीज पे छलांग लगा दी, बाकी चीजें तो बताने नहीं दी। कहते हैं कि हमने सब कुछ अच्छा कर दिया है, अभी तक वो बिल्कुल औरिया साहब की बिल्कुल बजा जो है वो उनके एनालिसिस थी। अभी शुक्र करें औरिया साहब से मैंने सिंध पे एनालिसिस नहीं लिया, नजर ही नहीं आई। अभी भी हम इंतजार कर रहे हैं, औरिया साहब जैसे बाशऊर लोग जो है इंतजार कर रहे हैं कि शायद इमरान खान जो सुबह कुछ कहते हैं शाम को उनका क्या स्टेटमेंट होता है, वो मतलब उनके ऊपर फिर भी औरिया साहब जैसे जो तज्जिया निगार हैं, जो जहन रखते हैं, जो सोच सकते हैं अच्छा, वो अभी भी उनके ऊपर ट्रस्ट करें। मुझे इस चीज की हैरत है, लेकिन मैं ये कहूंगी कि अभी ये चीज प्रूव हो चुकी है कि पीटीआई जो है बिल्कुल नाकाम हुकूमत है। इसने ना सिर्फ और सिर्फ जो है पाकिस्तान को इकोनॉमी तौर के ऊपर राइट जी, लेकिन एक जुमला बहरहाल आज के का जो हासिल है वो ये है, जो मैं औरिया साहब अगले प्रोग्राम में आपसे कमेंट लेना चाहूंगा कि सिंध के अवाम पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस से बहुत खुश हैं, लेकिन बाकी सूबों में नहीं है जहाँ जहाँ पीटीआई की हुकूमत है। ये पीपल्स पार्टी का ख्याल है, इस पर आपकी राय अगले प्रोग्राम के लिए ड्यू रही। बहरहाल आज तमाम मेहमानों को शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।